लाइन पूछे कि क्या सिविल सर्विस क्या होता है। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए होता है क्योंकि एक बार आप जब सर्विस में आते हैं तो आप रिटायरमेंट तक उस सर्विस के साथ जुड़े रहते हैं। हो सकता है कि आप डिफरेंट कैपेसिटी पे, डिफरेंट कैपेबिलिटी पे, डिफरेंट पोस्टिंग पे, अलग अलग जगह पे आपने काम किया हो, बट थ्रू आउट जितना भी आपका 30-35 साल की जो कैरियर रहता है एक सर्विस का, उसका कंटिन्यू करते हैं। और उसमें कभी आप किसी पोस्ट पे, कभी प्लानिंग करते हैं, कभी फील्ड लेवल पे एक्सक्यूशन करते हैं, कभी ठीक है। ये सेकंड वाला है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन चलते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन इंस्टीट्यूशंस को सक्सेसफुली चलाने का काम भी जो है सिविल सर्वेंट्स का होता है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे ये इस पे हम आगे डिटेल में आप बात कर लेंगे इस चीजों पे। ये कुछ सर्विसेज है। नेक्स्ट, ये एग्जाम की स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल तो जानते हैं कि इसका जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल इस पे प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उन एग्जाम्स को जो स्टेट लेवल के सर्विसेज होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट, ये 3 स्टेजेस का एग्जाम्स है। प्रिलिमिनरी एग्जाम मेनली ऑब्जेक्टिव नेचर, आपका मेन एग्जाम जो सब्जेक्टिव नेचर होता है, और जो एक लास्ट जो पर्सनल इंटरव्यू आपका जो होता है इंटरव्यू। मेनली इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं प्रिलिमिनरी में। एक्सक्लूजन जिसको हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। नेक्स्ट, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल और एक जो है आपका सिविल सर्विसेज का। वो फिर आपको जब अगले अटेम्प्ट आप करते हैं तब आपको बेनिफिट होगा इसको। कमिटेड हार्डवर्क इन द सेंस कि जब आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक ही एम होना चाहिए कि मुझे सिविल्स क्रैक करना है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं बैकग्राउंड मेरा इंजीनियर है, अगर मुझे सिविल्स नहीं होता तो मैं जो है कहीं पीडब्ल्यू इंजीनियर बन जाऊंगा, कहीं प्राइवेट इंजीनियर बन जाऊंगा। या अगर आप एमबीबीएस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये कहेंगे कि यार चलो कोई बात नहीं है, कोशिश कर लेते हैं, अगर हम सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए, अगर नहीं हो गए तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो इस तरह का अगर आपके पास 2 ऑप्शन है या मन में 2 ऑप्शन आप लेके चल रहे हैं तो मान के चलिए आपका चांसेस 50% घट जाता है सिविल सर्विस सेलेक्ट होने का। तो इसलिए आपको, आप चाहे कुछ भी आपका बैकग्राउंड है, चाहे आपने बीए कर लिया हो, बीकॉम कर लिया हो, एमबीए कर लिया हो, मेडिकल कर लिया, इंजीनियर कर लिया, जो भी कर लिया हो, बस आपका ध्येय होना चाहिए कि अगर मैं सिविल सर्विस क्रैक नहीं करूंगा तो मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं। ये बैक ऑफ द माइंड आप इसको आपको दिमाग में रहे, इस पे दिन रात यही रहे, तभी आप जो है उसको पूरा कंसर्ट एफर्ट से जो है सिंसियर एफर्ट से हार्ड वर्क से आप उसको कर सकते हैं। जिसने ड्युअलिटी ऑफ द माइंड अगर रहेगा तो आपका चांसेस 50% ऑटोमेटिकली घट जाता है सिलेक्शन होने में। आगे इसमें मेन जो आपको एक चीज समझ में आने लगे कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, मेन एग्जाम में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के संबंध ये है। इस पे आप देख लीजिए कि जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, जो आर्ट के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, चाहे कोई प्रोफेशनल किया हो, जिसने मेडिकल इंजीनियरिंग किया हो, आप सोचिए कि उस एग्जामिनर के माइंड से जिसके पास आपकी पेपर्स जांच करने के लिए गई, डोंट थिंक कि आपके प्रोफेसर ने, आपके लेक्चर ने क्या पढ़ाया और आपने क्या लेके आ गया। नहीं, आप उनके माइंड से सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होते, आप पेपर वैल्यूएट करते किसी बच्चे का जो आईएएस में क्लियर हुआ है, आप क्या चीजें देखते हैं उसमें, उस एंगल से सोच के आप आंसर लिखिए। उस व्यक्ति को जो आपका पेपर जांच करेगा, आपको पता नहीं कौन जांच करेगा, आपको पेपर कहां जाएगा बिल्कुल पता नहीं होगा आपको। हो सकता है कि आप यहां अपेयर हो रहे हैं और आपका पेपर बैंगलोर में जांच करने के लिए गया हो और किसी को पता नहीं होता, या जो बच्चा बैंगलोर में एग्जाम दे रहा हो उसको पता चला कि श्रीनगर में कोई प्रोफेसर बैठे हुए वो चेक कर रहे हैं। आप उसका मेंटालिटी देखिए कि उसको क्या चाहिए। उनको एक दिन में जो भी 50, 60, 100 पेपर चेक करने, उनके पास कैलकुलेट कीजिए कितना टाइम होता है एक पेपर देखने का, और एक पेपर में भी एक क्वेश्चन का आंसर देखना कितना टाइम होता है। इसलिए आप हाईलाइट, पिन पॉइंट, हैम्पर उन पॉइंट्स को कीजिएगा जो एग्जामिनर चाहता है कि आपके आंसर में वो 4 चीजें रहे। उसको आप बिल्कुल उसको भूलिएगा मत, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको जो है अंडरलाइन कीजिए, उसको कुछ उस तरह कीजिए ताकि एग्जाम में नजर में आए।
क्योंकि वो एक ही मिनट में देखना चाहेंगे कि इस आंसर में 4 पॉइंट है। अगर वो उनको पढ़ना पड़े डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ के ढूंढना पड़े कि भाई वो 4 शब्द जो मुझे चाहिए क्रिटिकल, अगर वो ढूंढना पड़े उसको, तो अगर वो पढ़ेगा उसको 10 मिनट होगा तो उसको मूड ऑफ खराब हो जाएगा। भले ही आपने सब 4 के आप 6 पॉइंट लिख दिए हो, वो आपको 10 में से 4-5 दे देके आगे बढ़ जाएंगे उसको, क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है कि भाई आपने क्यों ये किया। अब उनकी उतना टाइम था और उन्होंने जो देखा उसके अब मिला नहीं तो आगे बढ़ गए उसको। तो आप उसके एंगल से सोचिए कि उस पर्टिकुलर इस पे हर क्वेश्चन का एक आंसर और हर आंसर में उस क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स होंगे उस आंसर का, कि अगर उस 4 पॉइंट्स आप ये कर देंगे तो वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका उस जो है क्वेश्चन के लिए सही जवाब बैठेगा, फिट बैठेगा। वो एक बस आपको मेंस में मैं ये बता रहा हूँ चीजों पे, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट ऐसे भी कुछ चीजें जो है इस पे ये आपको ऐसे में ये करना पड़ेगा कि मेनली कि आपके सराउंडिंग में उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या चीजें घट रही है, उस पे उसकी चीजों के बारे में आपका क्या सोच है, क्या विचार है आपका, इस पे क्या व्यू पॉइंट है, उस चीज को जो है वो ऐसे में देखेंगे। कोई पॉइंट अगर दिया गया है तो एज एन एस्पिरेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपका क्या व्यू पॉइंट है वो देखी जाएगी। इसमें आप फैक्चुअल चीजें ज्यादा नहीं रखी जाएगी, बट उस पर्टिकुलर इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है उस पे ज्यादा जो है वो एम्फेसिस करेंगे ऐसे में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये एक ये रहता है कि सभी लोगों के मन में डाउट रहेगा कि इतने सारे 50 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हम किस सब्जेक्ट को चूज करें। क्या आपको लगा कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तब आप सब्जेक्ट को चेंज करने पे आप विश्वास करेंगे। तो जहां तक बात है कि जो सब्जेक्ट को चूज करने की बात है सब्जेक्ट को, तो उसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले कि आपको उस सब्जेक्ट में रुचि होना चाहिए। अगर मान लो जो सब्जेक्ट ऐसा चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तब तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप खुद ही उसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो आप क्या ग्रास्प करोगे इसमें। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपका ये हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना रहा हो, क्योंकि मैंने जो सब्जेक्ट लिया हो सकता है मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ही नहीं थे, वो ऐसे सब्जेक्ट थे अलग थे ग्रेजुएशन छोड़ के, जो जिसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट हो। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया ये देख लो कि आप पिछले 10-12 साल में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्शन में कितना कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम पास करना है। वो सब्जेक्ट जिसमें कि अच्छा स्कोर आ रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा पास हो गए हैं इसको लेके, आप वो सब्जेक्ट को आप चूज करो। ठीक है, पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड है कि ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है आप कर सकते हो चीजों, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम पास करना। थर्ड ये है कि अगर वो सब्जेक्ट ऐसा हो कि जो आपके ग्रेजुएशन से सेम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो भी हो सकता है, या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसा मेरा बैकग्राउंड जूलॉजी था तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। जो भी आपने ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड किया है, स्टार्टेड आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से होगा, जनरल के लिए अलग है, बीसी के लिए अलग है, इन चीजों पे, तो वो उसको देखते हुए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हर चीज का एक सेट कि भाई ये सब्जेक्ट है या ये टॉपिक है, मुझे इसको 1 दिन में करना, 2 दिन में करना, इतने मिनट्स में करना, इतना वीक में करना है। दैट हैज टू बी प्लान्ड वेरी वेल एंड एग्जीक्यूटेड वेरी वेल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट कि मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अब तैयारी करना है तो हम जो 24 घंटे जो है हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। 2 चीजें, एक तो कि आपको जो ऐसी चीजें जो आपको लीजर देता हो या आपको रिफ्रेश करता हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप गाना सुनना होता है, किसी को होता है कि मैं वॉक पे जाके आ जाता हूं, किसी को हो सकता है कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं, किसी को हो सकता है कि मैं फ्रेंड से बात कर लूं, कुछ भी हो सकता है जो आपको माइंड को रिफ्रेश करता है। इसको कभी मत छोड़िएगा, इसको कंटिन्यू बनाए रखिए। प्लस अगर आप कोई हॉबी है जैसा स्पोर्ट्स है या कोई एक्सरसाइज है, कुछ है, तो इसको मत छोड़िए। इसके लिए जरूर जो है आप घंटा 2 घंटा निकाल लीजिएगा, रिलैक्स करने के लिए टाइम निकाल लीजिएगा, उसके बाद में जो टाइम बचता है उसका आप स्टडी, क्योंकि ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटेटिव प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन हमें नहीं करना है, हमें क्वालिटेटिव प्रिपरेशन पे ध्यान देनी है। इसलिए जो चीजें आपको रिफ्रेश करता हो उसको आप एज अ हैबिट, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग रहता है बचपन से वो स्टडी के लिए। नेक्स्ट, ये जैसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, जैसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,
उनके नीचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर तहसीलदार, फिर जो डिप्टी तहसीलदार रहते हैं उनके नीचे फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर रहता है। सबसे जो आपका लास्ट इकाई है वो आपका लेखपाल का रहता है। दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेटअप होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो हायरार्की होता है ये। नेक्स्ट, ये जो आप इसको समझना चाहते हैं कि जो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि क्या मेजर ये होता है इस पे, एक लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई आप बनेंगे कल को जो है आईपीएस बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, या स्टेट सर्विसेज में आप पीसीएस एसडीएम बन सकते हैं, तो आप पूछे जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो ये और कोई चीज नहीं हो सकता, पूरा सभी लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व रहेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बजट नहीं बना सकते, बजट नहीं बना सकते तो आप प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो रेवेन्यू कलेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट वर्क, क्योंकि जब डेवलपमेंट करेंगे तभी लोगों का जो है जो चाहिए लोगों को, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी आवश्यकता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल टास्क टाइम टू टाइम करते हैं, जैसा कि इलेक्शंस है। आप देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शंस है या असेंबली इलेक्शंस है, या आप जो है वो ग्राम पंचायत के जो प्रधान इलेक्शन है या ब्लॉक प्रमुख का या जिला पंचायत का इलेक्शन है, अभी होगा आपको अप्रैल में, तो उसके मैनेजमेंट हम लोग जो है इलेक्शन कराते हैं। उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं कोई आ गया, कोई फ्लड आ गया, फायर हो गया, या अर्थक्वेक आ गया, या कुछ और मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उसको मैनेज करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसको प्रोटोकॉल कि जितने भी ऊपर हायर की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी रहते हैं, उनके विजिट्स लगे रहते हैं लगातार, जो है मिनिस्टर्स के रहते हैं विजिट्स, ऑफिस सीनियर ऑफिसर के। प्रोटोकॉल मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। एंड लैंड एक्विजिशन की जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे मेट्रो चल रहा है आपके शहर में, या एयरपोर्ट बन रहा है, या आगे रिंग रोड बनेगा, उन सब के लिए लैंड हो सकती है, बिना लैंड के आप कुछ नहीं कर सकते। तो लैंड एक्विजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने इसमें करते हैं। नेक्स्ट, ये बस ये लास्ट स्लाइड है, और मैंने नीचे ये लिखा जो आप लोगों के लिए, आई एम बेटर टुडे एंड आई कैन बिकम बेस्ट टुमारो। ये आप कैरी करेंगे तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि और आप बेहतर करेंगे। मैं फिर से, मुझे ये हाफ एन आवर टाइम देने के लिए मैं पूरा टीम को धन्यवाद दूंगा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि जब उन्होंने बच्ची को गोद दिया उसके बारे में वो सब चीजें रिपीट नहीं करना है। बट साथ ही साथ आप लोग ने नाम सुना होगा बिकरू कांड। बिकरू कांड पूरे देश में उसने हलचल मचा दी थी कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। तो जो विकास दुबे कानपुर वाले ने पूरे देश में कि कौन है वो, उस एक जो योजना बनाना, उसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे? श्री मोहित अग्रवाल जी। इसके लिए बहुत ही, क्योंकि पूरे देश में एक ऐसा नाम हो गया जिससे हम लोग भी थर-थर कांपते। टॉप किया है। आप सिलेक्शन की बात मत सोचिए, आप सोचिए एक आदमी ने टॉप किया तो मैं भी सिविल सर्विसेज में टॉप कर सकता हूं। जब ये मन में आप ठानेंगे तब आप कहीं ना कहीं टॉप 100 में जाके पहुंच जाएंगे, हर हालत में पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज मैं कमिश्नर साहब से रिपीट करूंगा, मन में दुविधा को निकाल दीजिए। दूसरा, कमिश्नर साहब ने जो बात कही कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के मन में ये रहता है कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में, आईएएस में, आईपीएस में 100 होते हैं। आप उसमें मतलब इतनी खूबी है हमारे सिविल सर्विस के सिलेक्शन में कि ऑक्सफोर्ड का बच्चा भी सेलेक्ट होता है और छोटे से ग्रामीण अंचल का बच्चा भी सेलेक्ट होता है। उदाहरण के लिए अभी 2 उदाहरण हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। हमारे कमिश्नर साहब, ज्यादातर लोगों को शायद पता ना हो, नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए। आप नवोदय विद्यालय से कहां पहुंचे? और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी कोई कहीं बहुत बड़ी जगह का नहीं पढ़ा हूं। बरेली की छोटी सी तहसील है फरीदपुर, उस तहसील से मैंने इंटरमीडिएट तक सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से मैंने भी पढ़ाई की। आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है हमसे बेहतर स्कूलों में पढ़े हो। तो हम लोग बहुत कोई डिफरेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम आईजी बन गए या कमिश्नर बन गए तो आपको लगता होगा कि वी आर समथिंग डिफरेंट। ऐसा नहीं होगा। 2-3 चीजें
जो कमिश्नर साहब ने कहा कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। अब ये सेलेक्टिव स्टडी कैसे करना है, इस पर थोड़ा सा मैं एक लाइन बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आप सिलेबस को उठाइए, सिविल सर्विस का सिलेबस जरूर देखिए। दूसरा, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, ये एग्जाम देने के लिए मस्ट है। आपके पास 10 या 15 साल के क्वेश्चन पेपर जब होंगे तो आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। वो आप लिखे नहीं, कहानी आपने अपना नॉलेज पूरी डाल दी इसके अंदर। आप भले ही एक पन्ने का आंसर लिखिए, लेकिन इट शुड बी टू द पॉइंट। जो पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर को जो एग्जामिन करते टाइम अपील करे उसको, ऐसी चीजें आपको उसमें लिखनी है। और टाइम मैनेजमेंट कि पेपर प्रयास ये करना जितना आता है वो चीज छूटने ना पाए। सबसे खराब होता है कि सवाल आता था और था उस समय नहीं मिला। मतलब ये चीज जो है मैनेजमेंट जो है बहुत आपको करना होगा कि किसी भी हालत में। इंजीनियर से भी क्या लेके सेलेक्ट हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इस टाइप के सब्जेक्ट लेकर के सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हर टाइप का बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। और एक चीज और है बहुत इसमें खूबी कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरे में नहीं हुए, तो ये मत सोचिए मेरा नहीं होगा। हमने कई हमारे कानपुर शहर में ही कई लोग ऐसे हैं जो 5 में अटेम्प्ट में नहीं हुए, 6ठे में हो गए लास्ट अटेम्प्ट। तो जितने आपके अटेम्प्ट हैं तो मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि साहब मेरा पहली बार में नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रीलिम नहीं निकला। एक लक्ष्य बना करके आपको चलना होगा। सब्जेक्ट के बारे में कमिश्नर साहब ने जैसे कहा कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा मानना यही है कि सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट हो। पेपर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के इससे आते हैं। इंटरव्यू के बारे में, जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें 2 चीजों पर मेन फोकस होता है। एक आपकी बैकग्राउंड, अगर आप मान लीजिए नालंदा से आए हुए हैं, रहने वाले नालंदा के हैं, तो नालंदा के बारे में पूछा जा सकता है। आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने कुछ लिख रखा है, अपनी हॉबीज लिख रखी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके बाद दूसरा जो है करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप कुछ भी तैयारी कर लो, उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 1% होती है, लेकिन इन 2 चीजों की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 90% है। कि जो मान लीजिए इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, इस समय किसी का इंटरव्यू होगा तो 90% उम्मीद है कि उससे एक क्वेश्चन इन बिल्स के ऊपर पूछा जा सकता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो तनाव हमारा चाइना के साथ चल रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू। इस समय सीए एक्ट आया था बीच में, इस पे आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये भी आप देख लीजिए कि कभी भी इंटरव्यू आप देने जाएं तो उसमें गवर्नमेंट की मतलब आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट विरोधी हो। राम, जो आप हमें इतना मोटिवेट करने आए और एक आपको देखकर आप हमारे आदर्श रहेंगे कि सर आपके जैसा ही बनना है। एक आपको देख के ये फील हुआ। जो मेरा प्रश्न है सर, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना जो चलाई जा रही है, क्योंकि इसके विषय में विवरण अभी पर्याप्त नहीं है, तो जैसे स्टडी मटेरियल है, कुछ स्कॉलरशिप की भी बात थी और कुछ बाकी चीज़ें भी थी, और समाज कल्याण विभाग से भी पूरी जानकारी इस विषय पर नहीं मिल पाई। अगर इस विषय पर आप प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा कि क्या इस योजना के अंतर्गत क्या क्या है जो हम लोगों को मिलेगा। थैंक यू। आपके प्रश्न में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। ठीक है, इसका मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात आई कैसे। ठीक है, क्योंकि मैं उससे सीधा जुड़ा हुआ हूँ इससे। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ 22 मार्च 2020 को, तब सभी बंद हो गए, ऑल ओवर इंडिया सब चीजें लॉकडाउन हुआ। 21 दिन का ये किया गया, फिर 15 दिन बढ़ा, फिर 21 दिन बढ़ा। इस बीच में आपको याद होगा कि कोटा में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो 1000 बच्चे वहां फंस गए थे। उस टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्वीट की कि हम यहाँ पे, कोई बलिया से है, कोई प्रयागराज से है, कोई लखनऊ से है, कोई मेरठ से है, यहाँ फंसे हुए हैं और
1 महीना हो गया हमें खाने को नहीं मिल रहा है, क्लासेस तो बंद ही बंद थे और वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे थे, इसमें सब ट्रांसपोर्टेशन सब मीडिया बंद था। तब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था कि हम जो भी कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं उनको हम वहां से अपने बसेस से निकालकर उनको अपने घर सकुशल तक भेजेंगे निःशुल्क। इसके पीछे ये था क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया उस टाइम में कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो डिसीजन ले रहा है गलत है, इससे बहुत सारे जगह डिस्टर्ब होगा, बीमारी फैलेगी, उनकी टेस्टिंग होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आई। फिर भी एक डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की, स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिली के हित को देखते हुए डिसीजन लिया। उस टाइम में मैं एमडी रोडवेज था। हम लोग को बताया गया कि आपको बसेस भेजने हैं और कोटा से बच्चों को लेके आना है। एक अच्छे कोचिंग फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हमें कोटा जाना पड़ा और इसलिए ये दिक्कतें आ गई। अगर कोई ऐसा व्यवस्था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में की जाए जिसमें कि हम लोग यहीं पे कोचिंग ले सके, अपने नियर बाई आसपास में कोचिंग ले सके, हमारे लिए बेहतर होगा। तभी माननीय मुख्यमंत्री के मन में ये बात आई थी कि इस तरह का एक योजना हमें शुरू करनी है। उसी का ये रिजल्ट है कि जो माननीय मुख्यमंत्री का अभ्युदय योजना है उसी का रिजल्ट है, क्योंकि कहीं पे भी इतने बड़े पैमाने पे इस तरह का योजना नहीं लागू की गई है। योजना क्योंकि नया है, आप लोगों के लिए भी नया योजना है, हम लोगों के लिए भी नया योजना है, तो अभी हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी स्टार्टिंग में ऑनलाइन खुली, आवेदन आप लोगों ने किया, फर्स्ट बैचेस का सिलेक्शन हुआ, उसमें से हम लोग धीरे धीरे जो रिसोर्स हमारे पास है हम इसको शुरू कर रहे हैं। जैसा आप देखेंगे तो हमने ये यूनिवर्सिटी का इस पे उनके मतलब आपके लीजिए उनकी कर्सी पे हम रिसर्च क्लासेस चला रहे हैं। चीजों पर हो सकता है कि 4 साल के बाद एक अलग सी सेटअप, अलग से बिल्डिंग हो, वहाँ पे 10 कमरे हो, सब फैसिलिटी हो वहाँ पे। उसी तरह से हो सकता है कि ऑनलाइन कंटेंट की जो बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कंटेंट तैयार की जा रही है। हो सकता है कि आपको 15-20 दिन, महीने में सभी सब्जेक्ट का आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाए। आज तो हो सकता है कि 100-120 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। हो सकता है कि 10 लाख बच्चे इसी क्लास को लाइव स्ट्रीमिंग से देख रहे होंगे, या जो बेस्ट टीचर द्वारा प्रिपेयर किया गया कंटेंट है वो 10 लाख लोग या ऑनलाइन देख रहे होंगे। वो चल रहा अभी, वो आपको धीरे धीरे उस पर मिलेगा। तो उसके आगे जो और जो फैसिलिटीज करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं कि साहब हम कोई इटावा से आ रहा होगा, कोई फरुखाबाद से आ रहा होगा, कन्नौज से आ रहा होगा, कोई फल आ रहा होगा, हमें आना पड़ता है, जाना पड़ता है, किराया लगता है, खाने पीने की व्यवस्था लगता है। हो सकता है कि आपको 1 साल के बाद हर जिले में कोचिंग शुरू हो जाए, इस तरह का सिस्टम हर जिले में हो जाए, है पाइपलाइन में हो, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और मुझे जर्नलिस्ट भी रहा हूँ सर, जो सरकार में मैंने एक बार किया है, वो एक लड़की को जो है बंद कर दिया था, उसने बॉम्ब लगा दिया था, सबने उसको गोद भी लिया था, उसका भी मैंने बहुत अच्छे से कवरेज किया था। उसके बाद मैंने मीडिया लाइन से रिजाइन दे दिया अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से था कि मैं भी एक IAS की तैयारी करूँ, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से सर नहीं मैंने हो पाता था। तो जब ये मुख्यमंत्री की योजना आई, मैंने टेस्ट दिया, मैं बैठा था, मुझे पता चला तो मैंने तुरंत टेस्ट दिया और उसमें मेरा लिस्ट में नाम आया, मेरे पास फोन भी आया। लेकिन सर सबसे बड़ी मतलब दिमाग में ये है, बिल्कुल नया हूँ, तैयारी मैंने की है, SSC वगैरह की भी तैयारी की, लेकिन IAS मेरे लिए समझ लो मैं अभी जीरो हूँ। IAS की मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि हाँ एक IAS की मतलब पोस्ट होती है। तमाम मंत्रियों के, अधिकारियों को मैंने इंटरव्यू लिए, तो उनके सामने जब खड़ा होता था तो ऐसा लगता था कि हाँ कभी मैं भी ऐसा बनूंगा, लेकिन भाई सुविधाओं के अभाव की वजह से नहीं कर पाता था। तो 2017 में सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अब 2021 चल रहा है, तो और ग्रामीण परिवेश में सर इतना नहीं हो पाता है कि जैसे बहुत अच्छे वहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यह सर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें मैं कैसे चुनाव करूँगी सर कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अध्यापका मान लीजिए आप, मैं एक अध्यापका स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आंखों में सपने बहुत और आज आपके सामने सर आया हूँ। यकीन मानिए मेरे अंदर इतना विश्वास जगा है कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ मैं इतनी मेहनत करूंगा, मेरा 100% मुझे जानते भी हैं। तत्पश्चात आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार है। सर मेरा आपसे ये पूछना है कि घर पे एक्चुअली पिताजी की हमारी तबीयत थोड़ा सीरियस रहती है, जिसकी वजह से उनको देखना पड़ता है। इसके अलावा सर अपना पढ़ाई लिखाई भी करना होता है। मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, जिससे मैं अपना खर्चा निकालती हूँ। एंड प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी भी कर रही हूँ, जिसमें मेरा सर पुलिस का फिजिकल भी लगा हुआ है। अभी लो लेवल डिग्रेड मैंने कांस्टेबल सर डाला हुआ था, तो उस पर हमारा है अभी। इसके अलावा सर मैंने परीक्षाओं का रुख किया है, पर घर की ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ।
तो मैं चाहती हूँ सर आप मुझे कुछ सजेस्ट करिए कि ऐसी परिस्थितियों में खुद को कैसे संभाल के रखूँ और पढ़ाई की तरफ कैसे अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा रख पाऊँ ताकि मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ अपनी सिविल सर्विस की स्टडी को सर। मोटिवेशनल फोर्स हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस किया हो या कोई लाइफ की ऐसी परिस्थिति है जो आपको इन्फ्लुएंस किया हो कि आपको भी कि वो चीज़ें मुझे बननी है। जैसा आज अजय साहब ने जो वीडियो दिखाया, जो पहले वाला वीडियो में तो यही तो था। पहले वाले वीडियो में उसने दोनों हाथ उसके थे और उसमें एक हाथ उसका कट गया, डैमेज हो गया, वो फिर भी हार नहीं माना। ये हो सकता था कि वो जिंदगी से हार मान जाए कि अब तो मेरा जो है खत्म हो चुका है, जिस चीज से वो प्रैक्टिस करता था, जिससे उसने एक लेवल पे पहुंच गया था, वो खत्म हो गया, तो वो एक कह के अपना घर पे रह सकता था, बेड पे पड़ा रह सकता था। नहीं किया उसने एक सिखाया कि मेरे पास जो है पहले क्या होता था कि दोनों हाथ से उसको ये था कि भाई 50-50% उसको ये करनी पड़ रही थी, मतलब माइंड डाइवर्जन था। जो मैं कह रहा था ड्यूअलिटी ऑफ द माइंड कि चलो भाई मेरे पास दो हाथ है, मैं कोई ना कोई सहारा बनेगा। जब एक हाथ खत्म हो गया उसके पास एक ही सहारा बन गया, एक लेफ्ट हैंड। अब उसी हैंड से उसने अचीव किया कि जो अनअचीवेबल माना जाता था चीजों, वो भी आपके साथ है परिस्थितियां। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने फ्री खुल के बता रहे हैं चीजों पे। हो सकता है कि इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होगी। कोई आ रहा होगा घर से कि होता है कि उसको व्हीकल अच्छा ना मिला हो, वो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत हो, उसको कहीं सुरक्षा का दिक्कत हो सकता है किसी चीजों पे, कहीं कोई और पार्ट टाइम काम कर रहा हो, बिल्कुल है इस पे। बट अगर आप ये कहेंगे कि भाई जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, वही आपको मोटिवेशन बनना चाहिए। आप परिस्थितियों को मोटिवेशन बना लीजिएगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप बिल्कुल अच्छा तरह से क्रैक करेंगे। उसको आप नोट कर लीजिएगा, आप कोशिश करेंगे कि आपका नंबर दे दीजिए, क्या आप लोग मदद कर सकते हैं उन चीज़ों पे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या हेल्थ डिपार्टमेंट माध्यम से हो, या यहाँ पे अगर कोई उस तरह पेइंग गेस्ट का कोई उस तरह फैसिलिटी है जहाँ पे कि सिक्योर्ड हो, तो हम टाइप करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है उस चीज़ के लिए मदद मिले। थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि मैं कभी लाइफ में आप लोगों को फेस नहीं कर सकती थी, जो आज मैंने आप लोगों के सामने, मतलब बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि कैसे 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 पॉसिबल हो सकता है सडनली रैपिडली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे हैं या जो लोगों को फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उनसे बोलते हैं कि कमाओ। हर चीज़ अर्निंग नहीं होती है, कभी कभी पैशन को फॉलो करना पड़ता है। तो सर मेरे को जो लोग जज करते हैं वो ये करते हैं कि तुमने 4-5 साल तक तो पढ़ाई की नहीं है, तो अब तुम प्रीलिम्स में बैठ कैसे सकती हो, तुम कैसे क्वालिफाई कर सकती हो, प्रीलिम्स तुम्हारा निकलेगा ही नहीं। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा गाइड करें उसमें, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ। मैंने अपना लेवल फिक्स कर लिया कि मैं अभी ऑनेस्ट हूँ अपने साथ, मैं जीरो लेवल पे हूँ, मुझे लेवल अप करना है। देखिए बेटा, इसीलिए मैंने उस वीडियो को देखी है कि जिसका हाथ दाहिने हाथ से जो शूटिंग करता था दाहिना हाथ चला गया, तो लोग उससे यही कहते थे अब तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का, उसने कहा कि अच्छा बहुत अच्छी, तुम लोग हमको मोटिवेट करने आए हो। आपका 4 साल का गैप हो गया, तो देखिए ये एक ऐसा पागलपन सवाल, जैसे आपने कहा आपको पैशन, ये तभी निकलेगा जब आपको एक पागलपन सवाल होगा। प्लानिंग एक्सिक्यूशन पिछले 1 हफ्ते से करना आगे भी जो है इन लोगों के कंधे पे है, और इनके लिए जो है जितना भी एप्रिशिएट करे, ये आगे आप लोगों का एक कोऑर्डिनेशन हो, जो भी चीजें हो ये करेंगे, और बहुत एफर्ट किया है, और इनके लिए मैं जो है अपने तरफ से आप लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ पूरा टीम को। थैंक यू।